रामपुर गांव के एक बड़े और पक्के मकान के आंगन में भारी सन्नाटा था। ये घर कभी राधा और छोटकी के पिता का था, लेकिन 1 साल पहले पिता की बीमारी से मृत्यु के बाद इस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सौतेली माँ वसुंधरा ने पूरे घर और जमींदारी पर अपना नियंत्रण कर लिया था। शाम का समय था। छोटे से रसोई घर में चूल्हे का धुआं भरा हुआ था। राधा सूखी लकड़ियों में फूंक मारते हुए रोटियां सेक रही थी। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। ए राधा, अरे ओ राधा, हाथ चल रहे हैं कि पत्थर पड़ गए हैं तेरे हाथों पर? आधे घंटे से चूल्हा सुलग रहा है और अभी तक पिंकी के लिए दूध गर्म नहीं हुआ। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना आता है तुम दोनों अनाथों को। माँ जी, लकड़ियाँ थोड़ी गीली है, इसलिए सुलगने में समय लग रहा है। मैं अभी पिंकी के लिए दूध और आपके लिए खाना तैयार करके लाती हूँ। बहाने मत बना। और तेरी वो आवारा छोटी बहन कहाँ मर गई? बाजार भेजा था सामान लेने को, अभी तक नहीं आई। अगर रात होने से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो आज रात तुम दोनों को वसुंधरा गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। राधा कुछ पल चुपचाप जलते चूल्हे को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसे डर था कि कहीं छोटकी फिर देर से घर आए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी इस घर में छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा मिलती है। शाम ढल चुकी थी। आंगन में हल्का अंधेरा उतरने लगा था। राधा रसोई में चूल्हे के सामने बैठी रोटियां सेंक रही थी। तभी बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। जी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। छोटकी के हाथों में नदी किनारे से तोड़े हुए छोटे छोटे रंगीन फूल थे। उसके चेहरे पर मासूम खुशी चमक रही थी। जी, तुम हमेशा उदास रहती हो ना, इसलिए ये फूल लाई हूँ। देखो कितने सुंदर है। राधा मुस्कुराने ही वाली थी कि तभी पीछे से पिंकी तेज कदमों से आई। छी, कैसी बदबू आ रही है। पूरा कीचड़ लगा रखा है अपने ऊपर। पिंकी ने गुस्से में छोटकी के हाथ से फूल छीनकर जमीन पर फेंक दिए। मत फेंको दीदी, ये मैंने जीजी के लिए तोड़े थे। तुम जैसी गरीबों को फूल नहीं, काम करना चाहिए। इतने में वसुंधरा भी बाहर आ गई। अब क्या नया तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माँ, देखो ना, इस गंदी लड़की ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। वसुंधरा ने बिना कुछ सुने छोटकी को जोर से डांट लगाई। कितनी बार कहा है दूर रहा करो मेरी बेटी से। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस, तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। राधा तुरंत भागकर छोटकी के सामने आ गई। माँ जी, छोटकी अभी बच्ची है, गलती हो गई होगी। गलती? तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। ये सुनते ही छोटकी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, हम मेहनत करते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तो सुन लो, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। राधा और छोटकी एक दूसरे को देखने लगी। लेकिन माँ, हम दोनों कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है जाओ। कल सुबह तक तुम दोनों इस घर से बाहर हो जानी चाहिए। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उस वक्त वो अपनी छोटी बहन छोटकी को संभालते हुए ये समझने की कोशिश कर रही थी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह राधा और छोटकी अपनी छोटी सी पोटली लेकर हवेली से बाहर निकल गईं। गांव के लोग दरवाजों पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नदी किनारे बनी पुरानी झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी काफी टूटी हुई थी, छत कई जगह से फटी थी और अंदर धूल मिट्टी भरी हुई थी। राधा ने अंदर जाकर चारों तरफ देखा, फिर चुपचाप सफाई करने लगी। छोटकी एक कोने में बैठी उसे देख रही थी। दोपहर की धूप छत के टूटे हिस्सों से अंदर आ रही थी। कुछ देर तक छोटकी चुप रही, फिर धीरे से बोली। जीजी, क्या हम अब यहीं रहेंगे?
हाँ छोटी, अब यही हमारा घर है। लेकिन हमारा तो बड़ा घर था ना। राधा के हाथ रुक गए। उसने छोटकी की तरफ देखा। वो बड़ा आंगन और बापू वाला पेड़ सब सच था ना? हाँ, सब सच था। फिर हम यहाँ क्यों आ गए? राधा कुछ पल चुप रही। वो छोटकी को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकती थी। कभी कभी हालात बदल जाते हैं छोटी। अब वही हमारा घर है जहाँ हम दोनों साथ हैं। माँ हमसे इतना गुस्सा क्यों रहती हैं? छोड़ ना ये सब बातें, तू ज्यादा मत सोच। क्या हम वापस हवेली नहीं जाएंगे? राधा ने छोटकी के सिर पर हाथ फेरा। पता नहीं, लेकिन तू डर मत, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर छोटकी राधा के पास आकर बैठ गई। राधा फिर से झोपड़ी ठीक करने लगी और छोटकी चुपचाप उसकी मदद करने लगी। शाम हो चुकी थी। राधा और छोटकी झोपड़ी में बैठी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने राधा को आवाज लगाई। राधा बेटी, अंदर हो क्या? राधा तुरंत बाहर आई। सामने गांव की बूढ़ी दादी खड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटा बर्तन और कपड़े की पोटली थी। अरे दादी, आप अंदर आइए। दादी धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। टूटी छत और खाली झोपड़ी देखकर उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ बर्तन राधा के हाथ में दिया। थोड़ा खाना लाई हूं। सोचा तुम दोनों ने शायद कुछ खाया नहीं होगा। ये सुनते ही छोटकी तुरंत दादी के पास आ गई। दादी, आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। राधा ने तुरंत छोटकी को चुप कराया। ऐसे नहीं बोलते छोटी। कहने दे बेटी, बच्ची है। दादी ने राधा के सिर पर हाथ फेरा। रो मत राधा, गांव में सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। दादी, अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करेंगे। रहने का ठिकाना भी ठीक नहीं है और खाने का भी कुछ नहीं बचा। दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली। मैंने रामू काका से बात की है। कल सुबह उनके खेत पर चली जाना, काम मिल जाएगा। सच दादी? हाँ, मेहनत से डरना मत। धीरे धीरे सब संभल जाएगा। पास बैठी छोटकी ध्यान से सब सुन रही थी। बस तुम दोनों ऐसे ही साथ रहना। मुश्किल समय जल्दी निकल जाता है। झोपड़ी में पहली बार राधा और छोटकी थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब राधा और छोटकी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों सुबह जल्दी उठती, पहले नदी से पानी भरकर लाती, फिर झोपड़ी का थोड़ा बहुत काम निपटाकर रामू काका के खेतों में चली जाती। राधा खेत में पूरे मन से काम करती थी। कभी फसल साफ करती, कभी बोरी उठाने में मदद करती। छोटकी भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती और छोटे मोटे काम कर देती। रामू काका कई बार उन्हें आराम करने को कहते, लेकिन राधा हमेशा यही बोलती। काम करेंगे तभी तो पेट भरेगा काका। राधा की यही बात रामू काका को अच्छी लगती थी। उन्हें दोनों बहनों पर तरस भी आता था और अपनापन भी। एक दोपहर दोनों बहनें खेत के किनारे पेड़ की छांव में बैठी थीं। राधा ने कपड़े में लिपटी सूखी रोटियां निकाली, जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी सामने से वसुंधरा और पिंकी आती दिखाई दी। दोनों अच्छे कपड़ों में थी। पिंकी ने दूर से ही दोनों को देख लिया। माँ देखो, ये लोग फिर वही सूखी रोटी खा रही हैं। वो जानबूझकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। अच्छा हुआ हमें इनसे छुटकारा मिल गया, वरना हवेली में भी यही हाल रहता। राधा और छोटकी बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे देखने लगी। राधा, अभी भी वक्त है, कहीं और चली जा। गांव वाले तुम्हें देखकर बातें बनाते हैं। लोग क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि इंसान मेहनत से जी रहा है। वाह माँ, अब ये हमें सीख देगी। वसुंधरा को राधा का जवाब पसंद नहीं आया। बहुत जवाब देने लगी है तू।
मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ माँ जी, मेहनत करके खाना गलत नहीं होता। कुछ पल के लिए वहां चुप्पी छा गई। वसुंधरा ने गुस्से में पिंकी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। दोनों के जाते ही छोटकी धीरे से राधा से बोली, जीजी, आपको बुरा नहीं लगता? लगता है छोटी, लेकिन हर बात का जवाब लड़कर नहीं दिया जाता। इतना कहकर राधा फिर से उठी और खेत की तरफ चल दी। छोटकी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उधर नदी किनारे राधा और छोटकी अपनी मेहनत से छोटी सी झोपड़ी को रहने लायक बना चुकी थी। झोपड़ी अब पहले जैसी बिखरी हुई नहीं लगती थी। आंगन साफ रहता, चूल्हा समय पर जलता और दोनों बहनें मिलकर हर काम संभाल लेती थीं। लेकिन हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। वसुंधरा ने पिंकी को हमेशा जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया था। उसने कभी उसे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। धीरे धीरे पिंकी को आदत हो गई कि हर काम नौकर करे और वो बस अपनी मर्जी से घूमे फिरे। एक दिन दोपहर के समय हवेली के अंदर पूरा सन्नाटा था। वसुंधरा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिर में तेज दर्द था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से फिर वापस लेट गई। पिंकी, ओ पिंकी बेटी। तभी पिंकी वसुंधरा के कमरे में आती है। क्या है माँ? सिर बहुत दर्द कर रहा है, रसोई से एक गिलास पानी ला दे। पिंकी ने एक नजर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर बोली, माँ, मैं मेले जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ, अभी लेट हो रही हूँ। बेटा, 2 मिनट लगेंगे, दे दो, बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। तो नौकर से बोल दीजिए ना। आज कोई नौकर नहीं आया। वसुंधरा की आवाज अब पहले से कमजोर लग रही थी। मुझे देर हो रही है माँ, हर छोटी बात के लिए मुझे मत बुलाया करो। लेकिन पिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना कहकर वो बाहर चली गई। वसुंधरा चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद पिंकी वापस आ जाए। लेकिन कोई नहीं आया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस बेटी को उसने हमेशा सिर पर बिठाकर रखा, उसे उसकी तकलीफ से ज्यादा अपनी मस्ती की चिंता थी। कमरे में अकेली लेटी वसुंधरा काफी देर तक सोचती रही और शायद पहली बार उसे राधा और छोटकी की याद आई। कुछ दिनों बाद वसुंधरा की तबीयत अचानक ज्यादा खराब रहने लगी। उसे तेज बुखार था, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और अब वो ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। हवेली, जो पहले लोगों की आवाजों से भरी रहती थी, अब काफी शांत रहने लगी थी। नौकर अपना काम करके जल्दी चले जाते और पिंकी ज्यादातर बाहर ही रहती। एक शाम वसुंधरा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उधर बाहर पिंकी तैयार होकर कहीं जाने की जल्दी में थी। पिंकी, ओ पिंकी बेटी। पिंकी धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आई। अब क्या हुआ माँ? बुखार बहुत तेज लग रहा है, जरा डॉक्टर बाबू को बुला ला। माँ, अभी मैं अपनी सहेलियों के साथ शहर जा रही हूँ। बस डॉक्टर को खबर कर दे, फिर चली जाना। वसुंधरा की आवाज में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। आपको हर बात पर मुझे ही क्यों बुलाना होता है? नौकरों से बोल दीजिए। कोई घर पर नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। वसुंधरा उम्मीद से पिंकी को देखती रही, लेकिन पिंकी का ध्यान अब भी बाहर जाने में ही था। मुझे देर हो रही है माँ, आप सो जाइए। पिंकी। लेकिन पिंकी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुड़कर बाहर कदम बढ़ा दिए। अब पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा था। शाम का समय था। राधा और छोटकी अपनी झोपड़ी में खाना बना रही थी। तभी बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। राधा, ओ राधा बेटी। राधा तुरंत उठकर बाहर आई। बाहर रामू काका खड़े हुए थे। क्या हुआ काका?
तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से बुखार में पड़ी है। राधा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। और पिंकी, वो उन्हें अकेला छोड़कर शहर चली गई। हवेली में अभी कोई नहीं है। ये सुनते ही छोटकी गुस्से में बोली, तो हमें क्या करना है काका? जब हमें घर से निकाला था तब किसी ने हमारी चिंता नहीं की थी। राधा ने तुरंत छोटकी की तरफ देखा। उन्होंने हमें कितनी बातें सुनाई, भूखे पेट सुलाया। अब उन्हें हमारी याद आ रही है। बेटी, मैं तो बस खबर देने आया था। कुछ पल तक वहां चुप्पी रही। राधा नीचे जमीन की तरफ देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से छोटकी के कंधे पर हाथ रखा। ऐसे नहीं बोलते छोटी। लेकिन जीजी, जो भी हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त वो अकेली है। छोटकी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी अभी भी थी। आप सब भूल कैसे जाती हो जीजी? भूली नहीं हूँ, सब याद है। अगर किसी के गलत होने से हम भी वैसे ही बन जाएं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? रामू काका चुपचाप दोनों बहनों की बातें सुन रहे थे। माँ जी ने चाहे हमारे साथ जैसा भी किया हो, अभी उन्हें सहारे की जरूरत है। हम अभी हवेली जाएंगे। हाँ, इतना कहकर दोनों हवेली की तरफ चल दी। रात काफी हो चुकी थी। राधा और छोटकी जल्दी जल्दी हवेली की तरफ बढ़ रही थी। हवेली के बाहर पहुंचकर राधा कुछ पल के लिए रुक गई। उसी घर का दरवाजा जहां से उन्हें एक दिन निकाल दिया गया था। लेकिन इस समय उसके मन में पुराने झगड़ों से ज्यादा चिंता थी। दोनों जल्दी से घर के अंदर पहुंची। अंदर का माहौल पूरी तरह शांत था। न कोई नौकर, न कोई आवाज। कमरे के अंदर से हल्की कराहने की आवाज आ रही थी। राधा तुरंत उस तरफ भागी। वसुंधरा बिस्तर पर पड़ी थी। उनका चेहरा बुखार से लाल था और पास रखा पानी का गिलास खाली पड़ा था। पानी। राधा ने तुरंत छोटकी को आवाज लगाई। छोटकी, जल्दी से पानी लेकर आ। छोटकी तुरंत रसोई की तरफ भागी। राधा ने तुरंत वसुंधरा को संभाला। बुखार बहुत तेज है। कुछ देर बाद छोटकी पानी लेकर आई। राधा ने धीरे धीरे वसुंधरा को पानी पिलाया। फिर उसने छोटकी से कहा, दादी जो दवा देकर गई थी ना, वो ला कर दे। अभी लाती हूँ। जी जी। छोटकी रसोई में जाकर चूल्हा जलाने लगी। वो जैसे तैसे काढ़ा तैयार कर रही थी, जबकि राधा वसुंधरा को संभल रही थी। पूरी रात दोनों बहनें जागती रहीं। कभी राधा दवा देती, कभी छोटकी पानी गर्म करती, कभी दोनों मिलकर वसुंधरा की सेवा करती। थोड़ी देर बाद छोटकी धीरे से राधा से बोली, जीजी, अब थक में ही गई। थोड़ा सा। तो आप थोड़ा आराम कर लो। अभी नहीं, अभी माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब है। छोटकी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जीजी, आप सच में उनसे नाराज नहीं हो? राधा ने एक नजर वसुंधरा की तरफ देखा। नाराजगी बाद में भी रख सकते हैं छोटी, लेकिन बीमार इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। छोटकी ने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात हवेली में पहली बार कोई दिखावे का रिश्ता नहीं था। बस 3 लोग थे और एक बीमार इंसान की देखभाल। 3 दिन तक लगातार तेज बुखार में रहने के बाद सुबह जब वसुंधरा की आंखें धीरे धीरे खुली तो कमरे में हल्की धूप फैल चुकी थी। उसने कमजोर नजरों से इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर वहीं ठहर गई। राधा जमीन पर बैठी थी और छोटकी पास बैठी उनके पैरों को धीरे धीरे सहला रही थी। दोनों की आंखों में नींद थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप उसकी सेवा में लगी थी। राधा, छोटकी। आवाज सुनते ही राधा तुरंत उठ गई। माँ जी, अब आप कैसी हैं? वसुंधरा कुछ पल तक बस दोनों को देखती रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, शर्म थी और पछतावा भी। उसे याद आने लगा कैसे उसने इन्हीं बच्चियों को घर से निकाला था, कैसे उन्हें अपमानित किया था। लेकिन आज जब उसका अपना कोई साथ नहीं था,
तब यही दोनों उसकी सेवा में साथ खड़ी थी। वसुंधरा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैंने तुम दोनों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई। राधा और छोटकी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। आज समझ आया अपने कौन होते हैं। वो रोते हुए बिस्तर से उठने लगी, लेकिन राधा ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। मुझे माफ कर दो बेटियों, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। इतना सुनते ही वसुंधरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने राधा और छोटकी दोनों को अपने गले से लगा लिया। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो, सिर्फ बेटियां। अब इस घर में तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। छोटकी पहली बार मुस्कुराई और राधा की आंखों में भी बरसों बाद सुकून दिखाई दिया। उस दिन हवेली में सिर्फ एक बीमार माँ ठीक नहीं हुई थी, बल्कि एक टूटा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया था। अगर आपको राधा और छोटकी की ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए, क्या आप भी राधा की तरह बुराई का जवाब अच्छाई से दे पाते? ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।